है गाइस, इस सीरीज में वी आर गोइंग टू डिस्कस द एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड मैं बिल्कुल स्क्रैच से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूं। तो आप में से जिन लोगों ने अभी तक इनको सॉल्व नहीं किया है, वुड रिक्वेस्ट कि आप एक पेन पेपर और कैलकुलेटर लेके बैठें, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। द वंस हु ऑलरेडी सॉल्व्ड इट कैन प्रोबेबली फास्ट फॉरवर्ड दिस video or play it at a speed and accordingly check your answers and probably just check the questions that you are facing difficulty in. Let's begin. So the first question is, which is the charging section of income from house property? हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन कौन सा होता है? आप सबको याद होगा, हमने कई बार पढ़ा है कि एक घर होता है और उसमें दिल के दरवाजे होते हैं और एक टू हम इधर से बनाते हैं, एक टू हम इधर से बनाते हैं, तब जाके हमारा दिल का दरवाज़ा खुलता है। यानी कि सेक्शन 22 is the charging section in this chapter. A fairly easy question. Next question. Income from vacant plot is taxable under the head. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आपको ये याद रखना होता है कि हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है। हर प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी की परिभाषा में कवर नहीं होती है। अगर मेरे पास कोई लैंड है सिर्फ, तो उसे मैं हाउस प्रॉपर्टी नहीं कह सकता। आपको याद होगा कि हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टनेंट देयर टू, यानी कि अगर कोई बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग से जुड़ी हुई अगर कोई जमीन है तो उसे आप हाउस प्रॉपर्टी मान सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ एक वेकेंट लैंड है तो उसे हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना जा सकता। और क्योंकि अब मैं इसे हाउस प्रॉपर्टी नहीं मान सकता, तो फिर इसे कौन से हेड में टैक्सेबल करूंगा? तो आंसर इज फेयरली सिंपल, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम इसे टैक्सेबल कर देंगे। मूविंग अहेड, which of the following conditions need to be satisfied in order to tax any income under the head income from house property? तो अगेन, अगर आपको चार्जिंग सेक्शन याद है, चार्जिंग सेक्शन हमारा क्या कहता है? सेक्शन 22 हमारा कहता है कि एनुअल वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी shall be taxable in the hands of owner if such property is not used for own business. Sorry, not used for own business. तो बहुत ही सिंपल है, इसमें वो सारी कंडीशंस कवर हो जाती है कि भाई आपका ओनर होना भी ज़रूरी है, वो प्रॉपर्टी आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये बात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। राइट नाउ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स प्रोबेबली फेस दिस डाउट। उनको ऐसा लगता है शायद कि हाउस प्रॉपर्टी की परिभाषा में सिर्फ एक फ्लैट या बंगलो या मकान या घर ही कवर होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। हर दुकान, गोडाउन, शोरूम, शॉप, everything is a house property. So this entire chapter is probably a misnomer. ये जो नाम दिया गया है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कहीं ना कहीं शायद ये कंफ्यूजन पैदा करता है। बट यू हैव टू हैव दिस क्लैरिटी कि अगर मैंने किसी दुकान से भी रेंट कमाया, मकान से भी रेंट कमाया, गोडाउन से, शोरूम से, किसी से भी अगर मैं रेंटल इनकम जनरेट कर रहा हूं, तो वो मेरे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में ही टैक्सेबल होता है। तो एक्चुअली नाम का हाउस प्रॉपर्टी है, सही मायने में देखा जाए तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। किसी भी बिल्डिंग से अगर आपको रेंटल इनकम आ रही है तो वो यहीं पे कवर हो जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली जिस ऑफिस में या जिस दुकान में, जिस गोडाउन में, शोरूम में आप खुद बैठते हैं और अपना बिजनेस करते हैं, उसे आप हाउस प्रॉपर्टी के दायरे से बाहर रखते हैं। इसके पीछे का लॉजिक भी बड़ा सिंपल है। आपने ये पढ़ा है कि आप इनकम अर्निंग कैपेसिटी पे टैक्स लगाते हो हाउस प्रॉपर्टी में। अब जिस प्रॉपर्टी को आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, उसका जो भी इनकम अर्निंग कैपेसिटी है वो आपके पीजीबीपी के प्रॉफिट में बाय डिफॉल्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। बिकॉज वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, तो आप रेंटल का एक्सपेंडिचर अपने बिजनेस के पीएल अकाउंट में नहीं दिखा रहे हैं और उस वजह से आपका प्रॉफिट का अमाउंट ज्यादा आ रहा है। आप ऑलरेडी ज्यादा टैक्स भर रहे हैं बिकॉज द प्रॉपर्टी इज बीइंग ओन्ड बाय यू, एंड फॉर दैट रीजन आप उसे हाउस प्रॉपर्टी के हेड में दोबारा कंसिडर नहीं करते हैं। मूविंग अहेड, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर द हेड।
तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार फिर से आपने अभी पढ़ा कि सेक्शन 22 में कुछ कंडीशंस बताई हुई है जिनमें ये बोला हुआ था कि शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ओनर। सबलेटिंग का मतलब क्या होता है कि राम ने अपनी प्रॉपर्टी लेट आउट करी लेटस से लक्ष्मण को 10,000 रुपीज के रेंट पे। अब लक्ष्मण अगर उसी प्रॉपर्टी को सीता को लेट आउट कर देता है एट अ रेंट ऑफ 12,000 रुपीज, तो जो 10,000 रुपए की इनकम राम को हो रही है, राम बीइंग द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी लाइबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वेयर एज सीता से लक्ष्मण को जो 12,000 रुपए का रेंट मिल रहा है, इसकी वजह से अगर अपने नेट में देखें तो 2,000 रुपए की इनकम लक्ष्मण को हो रही है बिकॉज ही इज पेइंग अ रेंट ऑफ 10,000 एंड इज गेटिंग अ रेंट ऑफ 12,000। ये जो 2,000 रुपए की इनकम हो रही है ना, इसे अपने कहते हैं सबलेटिंग की इनकम। जब एक टेनेंट, व्हेन अ टेनेंट लेट्स आउट अ प्रॉपर्टी, जब एक टेनेंट प्रॉपर्टी को लेट आउट करता है तो उसे अपने कहते हैं सबलेटिंग। एंड अगेन इसका आंसर ना तो हाउस प्रॉपर्टी होगा, ना पीजीबीपी होगा, ना कैपिटल गेन्स होगा, इसका आंसर हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। So this is going to be taxable under the head income from other sources. Moving ahead, in case the letting out of property is incidental to the main business, then income from such property shall be taxable under the head. तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने क्लास में डिस्कस करे हैं, जैसे कि एक कॉलेज होती है और वो कॉलेज एक हॉस्टल बनाती है और उस हॉस्टल बिल्डिंग में वो रूम्स लेट आउट कर देती है, ठीक है। अब हालांकि उसे रेंटल इनकम मिल रही है एक कमरे से, बट आपको ये समझना होगा कि कॉलेज ने हॉस्टल बनाया है नॉट टू अर्न अ रेंटल इनकम। कॉलेज ने हॉस्टल इसलिए बनाया है ताकि कॉलेज वालों को बाहर के स्टूडेंट्स भी मिल सकें, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कॉलेज। यानी कि ये कॉलेज हॉस्टल रूम्स बना रही है और उससे जो रेंट कमा रही है that is incidental to the main business of college which is about education, ठीक है। एक और एग्जाम्पल अपने किया करते थे कि आपने लेट अस से एक मॉल आप रन कर रहे थे और उस मॉल का एक छोटा सा पोर्शन था जिसको आपने एक एटीएम वाले को लेट आउट कर दिया ताकि दुकान जितनी भी है उस मॉल में सभी को सहूलियत रहे उस एटीएम से विड्रॉ करके पैसे कोई भी कस्टमर जो है दुकान वाले को पैसा दे सके। हालांकि इन टुडेज डे एंड एज दिस इज नॉट अ वेरी रेलेवेंट एग्जांपल ऑफ कोर्स बिकॉज सब डिजिटल पेमेंट्स और मोबाइल पेमेंट्स यूज करने लग गए, बट स्टिल अगर ऐसा और ऐसे ये साबित कर पाए कि उसने वो एटीएम वाले को जगह रेंटल इनकम कमाने के लिए नहीं बल्कि एक बहुत ही नॉमिनल रेट पे दी है ताकि सारे दुकान वालों को फ़ायदा हो, तो उसके मेन बिजनेस में फ़ायदा हो, एंड फॉर दैट रीज़न इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। मैंने आपको डीडी ज्वेल्स का एग्जाम्पल भी बताया था कि भाई एक ज्वेलरी शोरूम खोला गया लेकिन वो बहुत ही क्रिमिनल एक्टिविटी वाले इलाके में खोल लिया गया है, तो कोई भी कस्टमर्स आ नहीं रहे हैं उस दुकान में। तो ऐसे में आप क्या करते हो, आप अपनी एक और प्रॉपर्टी पुलिस स्टेशन वाले को किराए पे दे देते हो जो कि शोरूम के बिल्कुल पास में है। पुलिस स्टेशन के वहाँ खुलने की वजह से जितने भी भाई या गैंग और डॉन्स थे वो वहाँ से चले जाते हैं, इलाका साफ़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपके मेन बिजनेस को काफ़ी मदद मिलती है। तो अगेन अगर इंसिडेंटल है मेन बिजनेस को तो इट विल बी टैक्सेबल अंडर दी हेड पीजीबीपी एंड नॉट आईएफएचपी। एनुअल वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सोशल क्लब विल बी। अब एक रूल आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों जिसे अपने कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी। नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी क्या कहता है? डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी कहता है कि खुद ही खुद से इनकम कमाना संभव नहीं है और इसी तरीके से जो क्लब्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स को ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं और वो भी यूजुअली कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट आप में से कोई भी अगर किसी क्लब का मेंबर है या किसी क्लब के मेंबर के साथ क्लब को विजिट कर चुका है तो आपने देखा होगा कि आप मुंबई के भी टॉप नॉच से टॉप नॉच क्लब में अगर जाते हैं, जब मैं क्लब कह रहा हूँ तो ऑब्वियसली जो रात वाले क्लब्स होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द जिम खानास, ठीक है। तो जब आप इस तरह के क्लब्स में जाते हैं आपको बॉम्बे जैसे महंगे इलाके में भी
वो क्लब्स में 80 रुपए में 70 रुपए में सैंडविच मिल जाती है, एंड दैट इटसेल्फ प्रूव्स कि ये क्लब्स जो होते हैं ये नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिस पे, कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे अपने क्लाइंट्स को सर्व करते हैं। तो ऐसे क्लब्स जो भी इनकम कमाते हैं, चाहे वो क्लब की इनकम टैक्स हो, वो भी माफ़ हो जाता है, एंड एट द सेम टाइम ऐसे क्लब को अपनी प्रीमाइसेस के ऊपर में जो भी एनुअल वैल्यू होती है वो भी एग्जेम्प्टेड हो जाती है। सो इट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू टैक्स। तो टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आंसर इज नो। टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आंसर इज नो। टैक्सेबल एज प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस, नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो ऐसा कोई भी क्लब होता है उसका इनकम टैक्स as well as annual value under the head house property shall be exempted। ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड। इन केस द प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय एन एसएससी एंड द सेम इज गिवन बाय हिम टू द पार्टनरशिप फर्म इन विच ही इज अ पार्टनर फॉर कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ सच फर्म, देन द इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी विल। अब ऐसे में बड़ा इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, क्योंकि एक तरफ पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को प्रॉपर्टी लेट आउट की है, तो उसे रेंट मिल रहा है, तो उसकी इनकम का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। और दूसरी तरफ आप ये भी देखते हो कि भाई सेक्शन 22 कहता है नॉट यूज्ड फॉर ओन बिजनेस। तो आप अगर ऑब्जर्व करें, ये जो इनकम मिल रही है पार्टनर को, इट इज rent from a property which is being used for doing your own business, क्योंकि एक पार्टनर जो है वो उसका ओनर है उस बिजनेस का, और ऐसी सिचुएशन में पार्टनर को खैर अपने ही बिजनेस जहाँ पे वो कंडक्ट कर रहा है वहीं से एक प्रकार का रेंटल इनकम मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर, इट विल नॉट बी टैक्सेबल। इट विल नॉट बी टैक्सेबल। आपको यहाँ पे याद होना चाहिए पार्टनर के केस में कि पार्टनर को अगर कोई और रेम्यूनरेशन मिलता है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, या सैलरी हो गया, या फीस हो गया, या बोनस हो गया, तो वो सारी चीज़ें हम बाय डिफ़ॉल्ट पीजीबीपी में टैक्सेबल करते हैं। वो सारी चीज़ें हम बाय डिफ़ॉल्ट पीजीबीपी में टैक्सेबल करते हैं। हाउएवर ये वाली चीज़ शैल नॉट बी टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन लीज होल्ड लैंड इज टैक्सेबल एज। देखिए, लीज होल्ड लैंड का मतलब है कि लैंड के ओनर आप नहीं हैं, बट अगर मैं लीज होल्ड लैंड पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाता हूं तो मुझे तो रेंट इस बिल्डिंग का मिल रहा है, और ओनर की बात हुई थी, कहीं पे भी ऐसी बात नहीं हुई थी कि आपको लैंड का भी ओनर होना पड़ेगा। तो लैंड का ओनर होना, लैंड का भी ओनर होना जरूरी नहीं है। I'm sorry. Therefore, this would still be taxable under the head income from house property. This would still be taxable under the head income from house property, irrespective of the fact कि वो लीज होल्ड लैंड पे हो या फ्री होल्ड लैंड पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हाउस प्रॉपर्टी के हेड में ही टैक्सेबल होगा। Moving ahead, the assessee who was deriving income from house property realized a sum of 52,000 on account of display of advertisement hoarding of various concern on the roof of the building. The same will be taxable under the head. अब आप देखिए कि किसी ने अगर एडवर्टिजमेंट डिस्प्ले करके या अपनी छत पे पिलर बना के उस पे होर्डिंग लगा के कोई पैसा अगर जनरेट किया है, तो ये इनकम बिल्डिंग का रेंट नहीं है, ये इनकम आपने बिल्डिंग के रेंट से नहीं कमाया है। तो इसीलिए
ये हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। आपका बिजनेस है ये चीज़, ऐसा कहीं पे इस क्वेश्चन में पता नहीं चल रहा है, तो पीजीबीपी में भी नहीं जाएगा, सीजी में नहीं जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी IFOS। कॉम्पोजिट रेंट ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल एज। कॉम्पोजिट रेंट का मतलब होता है जब आप एक सिंगल रेंट पे कर रहे हैं फॉर द हाउस प्रॉपर्टी एज वेल एज सर्टेन एसेट्स और फैसिलिटीज अटैच्ड टू द हाउस। यानी कि लेट अस से कि आप अपना एक क्लासरूम है जिसमें प्रोजेक्टर है, लैपटॉप है, बेंचेस है, कंडीशनर्स है, सारी चीज़ों के साथ अगर आप उसे लेट आउट कर देते हैं तो उसमें कितना पोर्शन रेंट जो है वो एसेट्स के लिए और कितना परसेंट रेंट जो है वो हाउस प्रॉपर्टी के लिए है, ये या तो पता चलाया जा सकता है या नहीं पता चलाया जा सकता है। खैर जो भी हो, अभी यहाँ पे अपने से पूछा गया है, अपने को डिटेल में नहीं बताया गया है कि वो रेंट आप बाइफरकेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। आपको सीधा पूछा गया कि कॉम्पोजिट रेंट जो होगा वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा। तो ये कहना कि पूरा का पूरा कॉम्पोजिट रेंट हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल होगा, ये गलत हो जाएगा। The entire rent from house, the entire composite rent will not be taxable under the head income from house property, because इसमें कैसा होगा कि या तो आप उस रेंट को सेपरेट कर सकते हैं या फिर आप उस रेंट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर सेपरेट कर सकते हैं तो भी सिर्फ जो बिल्डिंग का या हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड रेंट है वही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। ये बाकी जो सिचुएशन आपके पास में आती है, यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या होगा? तो यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा कि वो शायद बिजनेस के हेड में भी टैक्सेबल हो सकता है या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के आई एम सॉरी, या फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में भी जा सकता है। ये निर्भर करेगा कि वो एक्टिविटी कैसी है, आप उस पर कितना टाइम, एनर्जी, एफर्ट, मनी, मोटिव किस तरह का है आपका, इन सारी चीज़ों पे वो निर्भर करता है। तो टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर एक पेइंग गेस्ट रखा हुआ है किसी ने अपने घर में, तो आपका 5 रूम का फ्लैट था, आपने एक रूम किसी को दे दिया है, वो आपका बेड भी यूज़ करता है, ब्लैंकेट भी यूज़ करता है, फ्रिज से ठंडा पानी भी पीता है, टीवी भी देखता है, आपका न्यूज़पेपर भी पढ़ता है। तो ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन में अगर वो 5,000-7,000 रुपये का रेंट दे रहा है, बाइफरकेट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसी सिचुएशन में पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो IFOS में चला जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। वेयर एज अगर आप एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो लेट आउट करते हैं जिसमें रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, ऑब्वियसली वो एक प्रॉपर्टी भी है, एक बिल्डिंग भी है, बट उसके साथ साथ उसमें मिक्सर लगा हुआ है, माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं, साउंड अरेंजमेंट करने के लिए और डिवाइसेस लगे हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन को आप बिजनेस के हेड में टैक्सेबल करते हैं। चलो moving ahead. Nagarjuna engaged in retail trade, let out his fully furnished house with lift, air conditioner, fridge, security staff and gardener at a rent of rupees 1 lakh per month. The agreement did not provide for separate rent for various facilities, but it is a composite agreement. The amount received by him would be chargeable to tax under the head. अब सवाल यहाँ पे है कि क्या मैं इस 1 लाख रुपए को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल कर सकता हूँ? तो आंसर इज नो। हमने अभी पढ़ा था कि या तो वो सेपरेबल होता है या फिर वो सेपरेबल नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ सेपरेबल होने की परिस्थिति में जो हाउस प्रॉपर्टी को एट्रीब्यूट किया जा सके वो पोर्शन IFHP में टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पे तो आप बाइफरकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो या तो PGBP में टैक्सेबल होगा या IFOS में टैक्सेबल होगा। यहाँ पे हमारे लिए काम काफ़ी आसान है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इस चीज़ को मैं टैक्सेबल कर दूंगा, क्योंकि मेरा बिजनेस रिटेल ट्रेड का है। मेरा ये इस घर को किराए पे देने का मेरा कोई बिजनेस नहीं है, ना ही मैं किसी प्रकार का बैंक्वेट हॉल या होटल या शॉर्ट स्टे के लिए अकोमोडेशन लेट आउट कर रहा हूँ। सो दिस एंटायर अमाउंट वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। चलिए मूविंग अहेड। एक्सपेक्टेड रेंट और रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट इज इक्वल टू RER, जो आपका GAV निकालने का स्टेप 1 होता है। तो ऑब्वियसली वो क्या होता है, MV और FR विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू
SR यानी कि म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से जो हायर होता है वो वाला पोर्शन आप लेते हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर कि वो स्टैंडर्ड रेंट को एक्सीड नहीं कर रहा हो। तो फेयर रेंट इज नॉट द करेक्ट आंसर, म्यूनिसिपल वैल्यू इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर, लोअर ऑफ दीज टू इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, करेक्ट आंसर इज हायर ऑफ FR और MV सब्जेक्ट टू SR। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई डोंट थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई होगी। इफ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल एक्सीड्स एक्सपेक्टेड रेंट, द ग्रॉस एनुअल वैल्यू इक्वल्स टू। तो आपको बताया है कि स्टेप 1 जो होता है उसको आप RER बोलते हैं, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। स्टेप 2 में आप निकालते हैं बच्चों एक्चुअल रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, ये आपका स्टेप 2 होता है। अब बोला है कि अगर स्टेप 2 हायर है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल एक्सीड्स एक्सपेक्टेड रेंट, यानी कि अगर स्टेप 2 स्टेप 1 से हायर है, तो जाहिर सी बात है ये जो स्टेप 2 है यही आपका GAV बन जाएगा। ये जो स्टेप 2 है यही आपका GAV बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। ठीक है जी। अब ऑब्वियसली इसमें अपने बात कर चुके हैं कि 2 तरह की अप्रोच होती है इन सम्स को करने के लिए स्टेप 2 में। एक अप्रोच ये होती है कि आप एनुअल रेंट लेते हैं irrespective of let out period। जब आप ऐसा लेते हैं तो आपको लास्ट में लॉस ड्यू टू वेकेंसी लेस करना पड़ता है। ठीक है। हाउएवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या प्रोफेशनल एग्जाम्स में, फिर वो चाहे CS हो, CA हो, CMA हो, उन सभी में सेकंड अप्रोच को, एक सेकंड बच्चों, ये कभी कभी मैं कर देता हूँ ऐसी हरकत। तो अपने बात कर रहे थे कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें सेकंड अप्रोच को ही ज़्यादा फेवर किया जाता है। सेकंड अप्रोच में आप क्या करते हो, आप एनुअल नहीं लेते हो, आपकी प्रॉपर्टी जितने समय के लिए रेंट पे लगी आप उतना ही कंसिडर करते हो। तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल आप निकालते हो, यानी कि RPM इनटू नंबर ऑफ मंथ्स। यहाँ पे आप लॉस ड्यू टू वैकेंसी लेस नहीं करते हो, यहाँ पे लॉस ड्यू टू वैकेंसी लेस नहीं करते हो। यहाँ पे बस नियम ये रहता है कि इफ स्टेप 2 इज लेस देन स्टेप 1 ड्यू टू वैकेंसी पीरियड, मान जाइए देन सच स्टेप 2 इज इक्वल टू GAV। आगे हम इस तरह के सम्स देखेंगे तो वहां पे अगर आपका कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लेट आउट ईयर टू ईयर इज। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड रेंट RER जिसे अपने बोलते हैं उसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस इज टेकन टू बी नील। कब एनुअल वैल्यू घर का नील लिया जाता है, तो आप सबने सॉल्व किया है, आपको इजीली पता है कि जब भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी होती है या फिर अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी होती है वहाँ पे आप घर का NAV नील ले लेते हो। तो अब यहाँ पे बोला है 1 और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप NAV नील लेते हो क्योंकि 2 हाउस प्रॉपर्टी तक आपको NAV नील लेने का परमिशन रहता है। नेक्स्ट है वेकेंसी फॉर द होल पीरियड। अगर कोई प्रॉपर्टी पूरे समय के लिए वेकेंट रही है, इफ द प्रॉपर्टी वाज एंटायरली वेकेंट, तो वहाँ पे भी आप NAV नील ले सकते हैं। तो इस वजह से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। मूविंग अहेड, साजन इज द ओनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी कवर्ड अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट। म्यूनिसिपल वैल्यू 30,000 है, एक्चुअल रेंट 25,000 है, फेयर रेंट 36,000 है, स्टैंडर्ड रेंट 28,000 है। आपको GAV बताना है। तो GAV के लिए ऑब्वियसली आपको सबसे पहले स्टेप 1 करना है। स्टेप 1 में आपको देखना है MV और FR। MV की वैल्यू है 30,000,
FR की वैल्यू है 36,000, हाउएवर वो SR को एक्सीड नहीं कर सकता, तो बिकॉज SR 28,000 है तो स्टेप 1 आपका आएगा 28,000। स्टेप 2 में आप एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट लेते हैं। यहाँ पे अनरियलाइज्ड रेंट की अमाउंट नहीं बताई हुई है तो आप सीधा सीधा एक्चुअल रेंट ले लेंगे विच इज़ 25,000। 28 और 25 में हायर अमाउंट जो है वो GAV बन जाएगी, तो करेक्ट आंसर इज 28,000। इज फेयरली सिंपल। मूविंग अहेड, द म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज 2,10,000, फेयर रेंट इज 1,90,000, स्टैंडर्ड रेंट इज 180, एक्चुअल रेंट इज 240, बताइए GAV क्या होगा। अगेन सेम सम है ये भी, तो आपके पास में MV की वैल्यू है 210, FR की वैल्यू है 190, इन दोनों में से हायर है 210, लेकिन आपका स्टैंडर्ड रेंट है 180, तो इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकता है। तो आपका स्टेप 1 यानी कि RER का वैल्यू आ जाएगा 180। आपका जो स्टेप 2 है दैट इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल, एक्चुअल रेंट जो दिया हुआ है तो एक्चुअल रेंट इज 240, दोनों में से हायर जो है वही आपका GAV बन जाएगा 240। फेयर इजी। जब भी स्टेप 2 बड़ा होता है ना तो वैकेंसी वगैरह के बारे में सोचना नहीं होता है बच्चों। जब स्टेप 1 बड़ा हो तब आपको ये सवाल अपने आप से पूछना पड़ता है कि क्या स्टेप 2 स्टेप 1 से छोटा है बिकॉज ऑफ वैकेंसी, या फिर बाय डिफॉल्ट स्टेप 2 स्टेप 1 से छोटा है। ठीक है ना, ये इतना सा ध्यान आपको रखना है। राहुल owns a house property in Delhi which he wants to give on rent. He seeks your help to determine the reasonable expected rent when monthly municipal value is 20, fair rent is 25, standard rent is 22, reasonable expected rent क्या होगा। अब हालांकि यहाँ पे इस सम में आपको मंथली वैल्यूज बताया गया है, बट मैं आपको बता दूं बच्चों बाय डिफॉल्ट MV, FR और SR ये वैल्यूज जो होती हैं ना ये एनुअल फिगर्स होते हैं, यानी कि SR यानी कि जो रेंट कंट्रोल एक्ट में मिलता है आपको, रेंट कंट्रोल एक्ट में भी आपको एनुअल फिगर दिया हुआ रहता है, जो आप म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स में चेक करने जाते हैं वो भी एनुअल फिगर रहता है। ठीक है, दैट इज द रीजन वाई कभी अगर आपका प्रीवियस ईयर 12 महीने से छोटा था, यानी कि कभी प्रॉपर्टी बनी ही 3-4 महीने बाद, तो आपके लिए वो सिर्फ 9 महीने के लिए अवेलेबल थी आपके पास में, तो वहां पे जब अपने को प्रॉपर्टी का इनकम अर्निंग कैपेसिटी कैलकुलेट करना होता है तो उस समय अपने को MV, FR, SR को भी प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब इस सम को अगर अपने देखें तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मंथली बोला हुआ है तो अपने उसको मंथली के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। तो आपका MV है 20,000, FR है 25,000 और SR है 22,000, इन दोनों में से हायर जो है 25, लेकिन इसको एक्सीड नहीं कर सकता, सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 22,000। चलिए मूविंग अहेड, फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ऑफ अनुराधा इफ द फॉलोइंग इज गिवन। MV 1 लाख है, FR 88,000 है, स्टैंडर्ड रेंट 1,12,000 है, एक्चुअल रेंट 1,25,000 है। अब अगर अपने को इसे समझना हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इन्होंने सिर्फ आपसे ना स्टेप 1 पूछा है। इस क्वेश्चन में क्या होगा, बहुत सारे बच्चे फ्लो में स्टेप 2 भी सॉल्व कर देंगे, स्टेप 2 सॉल्व करके GAV की वैल्यू बता देंगे 1,25,000, बट आपको देखना चाहिए कि आपसे पूछा क्या गया है। आपसे सिर्फ एक्सपेक्टेड रेंट पूछा गया है तो आपको सिर्फ RER ही सॉल्व करना है। तो MV की वैल्यू है 1 लाख, FR की वैल्यू 88,000 तो हायर है 1 लाख, SR है आपका 1,12,000 रुपए। तो एज लॉन्ग एज SR को आप एक्सीड नहीं कर रहे हैं तब तक तो बस MV और FR में से जो हायर है वही वैल्यू आपको कंसिडर करना है। तो MV और FR में 1 लाख की वैल्यू हायर है तो वही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ हरीश इफ द फॉलोइंग इज गिवन। म्युनिसिपल वैल्यू इज 70,000, फेयर रेंट इज 88,000, स्टैंडर्ड रेंट है आपका 1,12,000। आपको यहाँ पे अगेन एक्सपेक्टेड रेंट पूछा है, तो MV 70 है, FR 88 है, हायर वैल्यू इज 88, स्टैंडर्ड रेंट 1,12,000 है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 88,000, क्योंकि MV और FR में से हायर वैल्यू 88,000 है और वो स्टैंडर्ड रेंट जो कि 1,12,000 है उसको एक्सीड नहीं कर रहा है, तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 88,000. So these are the 20 questions that I have covered in this video.
प्लीज़ जो लोग अभी और पढ़ना चाहते हैं कंटिन्यू करें, वीडियो को नेक्स्ट पार्ट को देखना, वहाँ पे मैं और 20 क्वेश्चंस कवर करूँगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।